नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त है फास्ट एंड फैक्ट्स का। फास्ट एंड फैक्ट्स में देखिए आज की तमाम बड़ी खबरें पूरी रिसर्च के साथ। मैं हूं सचिन और मेरे साथ है रूबिका। फास्ट एंड फैक्ट्स में सबसे पहले ये बड़ी खबर, वर्धा तूफान जो कि चेन्नई पहुंच गया है। करीब 200 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान तट से टकराया है। तमिलनाडु में अभी तक 2 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई है। तूफान के पहुंचने के बाद चेन्नई की सड़कों पर जाम लग गया है। राज्य सरकार ने लोगों से घर में ही रहने की अपील की है। आंध्र प्रदेश में भी तूफान का असर दिखा। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने टेलीकॉन्फ्रेंस के जरिए स्थिति का जायजा लिया। मौसम विभाग के मुताबिक शाम 7 बजे तक इसका असर रहेगा। भारत सरकार की और जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनकी सब एजेंसीज जो है उसके लिए जो कुछ करने योग्य है सारा कुछ कर रही हैं। सबको जानकारी दी गई है, उसके जितने भी सेफ गार्ड्स हैं वो लिए गए हैं। एनडीआरएफ क्लोजली मॉनिटर कर रही है सिचुएशन स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, और आईएमडी और इनकॉइस और सीडब्ल्यूसी के साथ हमारा रेगुलर मॉनिटरिंग चल रहा है ताकि मिनट टू मिनट खबर हमें मिलती रहे, ताकि हम एक इमीडिएट स्पेशलाइज्ड रिस्पांस सिस्टम के लिए तैयार रहें। हम इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर कर रहे हैं और हर 3 घंटे हम सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट को हमारा बुलेटिन इशू कर रहे हैं। और आज सुबह से हम आवरली अपडेट इशू कर रहे हैं और ये साइक्लोन डब्ल्यू वेदर रडार चेन्नई के द्वारा भी मॉनिटर किया जा रहा है। एनडीआरएफ ने तमिलनाडु में 7 और आंध्र प्रदेश में 6 टीमें तैनात की हैं। वर्धा तूफान को लेकर वायुसेना और नौसेना भी हाई अलर्ट पर है। तमिलनाडु में 7,350 लोग 54 राहत कैंपों में पहुंचाए गए। चेन्नई एयरपोर्ट को शाम 6 बजे तक बंद कर दिया गया है। आज चेन्नई के और कांचीपुरम और तिरुवल्लुर समेत तटीय इलाकों की सभी स्कूल और कॉलेजेस की छुट्टी कर दी गई है। पीओके में रहने वाले लोगों के दावे से पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हो गया है। पीओके में जम्मू कश्मीर अमन फोरम का दावा है कि पाकिस्तान सीमा पर आतंकियों को भेजने के लिए 1-1 करोड़ रुपए देता है। जम्मू कश्मीर अमन फोरम के नेता सरदार रईस इनकलाबी ने यह भी दावा किया कि जिन आतंकी संगठनों पर पाकिस्तान में पाबंदी लगी है उन्हें पीओके में खुली छूट दी गई है। इस फेलोशिप में खुली छूट दी गई है। किराए के कातलों को तैयार करके एक कातल करोड़ रुपए में आप हम बना के बेचते हैं एलओसी। आतंकवाद को किसी देश ने अगर बढ़ावा दिया है, आतंकवाद को किसी ने पाला और पोसा है तो वो पाकिस्तान ही है। और हिंदुस्तान में जिस प्रकार से वो आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है इसमें किसी प्रकार का कोई भी शक या गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान एक्सपोज हो चुका है। इसकी तो तहकीकात जरूर करनी चाहिए और मैं आशा करूंगा कि हमारी खुफिया एजेंसियां, सरकार, फौज, बीएसएफ इस बात पर एकदम ध्यान देंगे और पता करेंगे कि आगे क्या क्या इन्होंने बताया है। अगर इस व्यक्ति से किसी तरीके से संपर्क हो पाता है, जो भी आतंकवादी को हिंदुस्तान में दाखिल किया जाता है उसको साफ तौर पर नजर आता है कि वो उसकी जिंदगी के कुछ आखिरी घंटे हैं। उसको मोटिवेट किया जाता है पैसे के माध्यम से, ड्रग्स के माध्यम से और जन्नत के लालच के माध्यम से। पीओके में आए दिन पाकिस्तान विरोधी आवाज उठती रहती है। पीओके में रहने वाले लोगों का आरोप है कि पाकिस्तान की सेना स्थानीय लोगों पर जुल्म करती है। पीओके में रहने वाले लोग पाकिस्तान चीन कॉरिडोर का भी विरोध कर रहे हैं। पीओके में मुजफ्फराबाद समेत सीमा से सटे कई इलाकों में जैश, लश्कर जैसे आतंकी संगठनों के टेरर कैंपों में आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद एक बार फिर पीओके में लॉन्च पैड पर आतंकी इकट्ठा हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक सर्जिकल स्ट्राइक के बाद करीब 42 लॉन्चिंग पैड पर आतंकवादियों को देखा गया है। ये लॉन्चिंग पैड नियंत्रण रेखा से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। सूत्रों के मुताबिक लॉन्चिंग पैड पर आतंकियों की वापसी से जम्मू कश्मीर के पुंछ, मच्छल और उरी में सीमा पार आतंकियों की हलचल बढ़ी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक नौशेरा, केरन सेक्टर, गुरेज, तंगधार और रामपुर सेक्टर में भी सीमा पार लॉन्च पैड पर आतंकी मौजूद हैं। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक करीब ऐसे 42 लॉन्चिंग पैड की पहचान की गई है जहां पर आतंकियों की मौजूदगी देखी गई है। आतंकी इस लॉन्चिंग पैड के जरिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कर रहे हैं। 29 सितंबर को सेना के पैरा कमांडोज ने पीओके पर सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया। सर्जिकल स्ट्राइक कर सेना ने आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स तबाह कर दिए थे। करीब 40 आतंकी मारे गए थे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने लॉन्च पैड से आतंकियों को टेरर कैंप में शिफ्ट कर दिया था।
खुफिया एजेंसियों के मुताबिक सभी लॉन्च पैड्स नदी या फिर जंगल के आसपास है ताकि जम्मू कश्मीर में दाखिल होने में आतंकियों को फायदा मिल सके। पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने आईएसआई के प्रमुख रिजवान अख्तर को हटा दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार रिजवान अख्तर की जगह आईएसआई के नए डायरेक्टर जनरल होंगे। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही ये माना जा रहा था कि रिजवान अख्तर को वक्त से पहले ही हटाया जा सकता है। अख्तर ने नवंबर 2014 में पद संभाला था। उन्हें 3 साल तक आईएसआई प्रमुख रहना था। ये होना ही था क्योंकि कमर जावेद जो है ये चाहेंगे कि उनके पसंद का आईएसआई चीफ, और जिसकी वजह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कार्रवाइयाँ वही रहेंगी, आईएसआई चीफ कोई भी रहे, लेकिन पाकिस्तानी जो है ये हमारी तरफ जो टेररिस्ट है भेजते रहेंगे। इसके मतलब ये नहीं है कि भारत की तरफ आतंकवाद आने में कुछ कमी होगी या इस तरह की कोई बड़ी नीति में परिवर्तन होगा। बाजवा साहब भले चाहें, लेकिन ये कि पूरी आर्मी का जो नेचर है वो बहुत एंटी इंडिया है। हिंदुस्तान के विरुद्ध वो सोचती है, वो काम करती है। नवीद मुख्तार 1983 में पाकिस्तान सेना की आर्म्ड कॉर्प्स रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। नवीद मुख्तार क्वेटा के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज से ग्रेजुएट हैं। नवीद आईएसआई की काउंटर टेररिज्म विंग के भी चीफ रह चुके हैं। उन्हें इंटेलिजेंस का काफी अनुभव है। आईएसआई से हटने के बाद रिजवान अख्तर को नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नोट बैन पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में बैंक एटीएम में पैसे नहीं डाले जा रहे हैं और जानबूझकर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। हमारे मुस्लिम इलाकों में बैंक नहीं खोलते, बैंक खोलते तो रेड जोन करार देते, लोन नहीं मिलता। एटीएम लगाते तो एटीएम में पैसा नहीं आ रहा हमारे इलाकों में। नए नए इलाकों में एटीएम में पैसा आता है, हमारे पास पैसा नहीं आता। हर जगह जाते कभी हंसते, कभी रो देते, कभी फकीर बोलते, कभी बोलते कैशलेस इकोनॉमी। कई की कैशलेस इकोनॉमी, पैसा ही नहीं है जेब में तो कैशलेस ही हो गए ना। तो प्राइम मिनिस्टर बोल रहे कैशलेस कैशलेस, क्यों पेटीएम करूं? मेरा पैसा मेरे पेट को आना, तो बोल रहे पेटीएम करो पेटीएम करो। ये पेटीएम का क्या आप एडवर्टाइजिंग कर रहे? आप क्या ठेका लेके रखे? कैशलेस इकोनॉमी, क्यों कैशलेस इकोनॉमी? ओवैसी इससे पहले भी कई बार नोट बैन पर बयान दे चुके हैं। 9 नवंबर 2016 को नोट बैन लागू होने के बाद कहा कि सरकार के फैसले से गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार मुश्किल में पड़ गए हैं। 16 नवंबर 2016 को ओवैसी ने कहा कि सरकार को नोट बैन के ऐलान से पहले लोगों को कुछ दिन का वक्त देना चाहिए था। 2 दिसंबर 2016 को कहा कि पीएम मोदी खुद को सुल्तान और देश की जनता को गुलाम मानकर फैसले ले रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी के मोबाइल ऐप पर हुए सर्वे पर भी सवाल उठा चुके हैं। दिल्ली के एक लॉ फर्म से 13 करोड़ से ज्यादा बरामद होने के बाद आज उसके मालिक रोहित टंडन से इनकम टैक्स विभाग पूछताछ कर रहा है। इनकम टैक्स विभाग के 10 अधिकारी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में रोहित टंडन के घर पर उससे पूछताछ कर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक रोहित टंडन के 18 बैंक खातों के बारे में पता चला है, जिनमें से एक विदेश में हो सकता है। अगर विदेश में खाते की बात सही साबित होती है तो टंडन पर काले धन के नए कानून के तहत कार्रवाई हो सकती है। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर जो सामने आई है कि गाजियाबाद के बिल्डर के साथ इनके संबंध है और जो नोट बरामद किए गए हैं वो गाजियाबाद के जो बिल्डर हैं उनके भी हो सकते हैं। इस बात की भी जानकारी की जा रही है। शनिवार को रोहित टंडन के यहाँ छापेमारी में जो 13.5 करोड़ मिले हैं, उनमें से 2.5 करोड़ से ज्यादा नए नोट में हैं। रोहित टंडन दिल्ली के लॉ फर्म टंडन एंड टंडन के मालिक हैं। कंपनी के दफ्तर विदेश में भी हैं। रोहित टंडन के पास से 150 करोड़ से ज्यादा के काले धन का पता अब तक चला है। 2 महीने पहले इनकम टैक्स के छापे के दौरान टंडन ने करीब 125 करोड़ काले धन की बात मानी थी। 2 हफ्ते पहले भी इनकम टैक्स विभाग ने रोहित टंडन के बैंक खाते से 19 करोड़ रुपए जब्त किए थे। इनकम टैक्स विभाग के अलावा ईडी भी रोहित टंडन के खिलाफ जांच कर रहा है। टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ चौथा टेस्ट मैच 1 पारी और 36 रन से जीत लिया है टीम इंडिया ने। इंग्लैंड टीम की दूसरी इनिंग 195 रन पर सिमट गई। अश्विन ने दूसरी इनिंग में 6 विकेट समेत मैच में कुल 12 विकेट झटके। मैच में शानदार परफॉर्म करने वाले विराट कोहली मैन ऑफ द मैच बने। इंग्लैंड ने पहली पारी में 400 रन बनाए थे। टीम इंडिया ने 631 रन बनाए। मैच में जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में
3-0 की अजय बढ़त बना ली है। ये भारत के इंग्लैंड के खिलाफ 8 साल बाद टेस्ट सीरीज जीत होगी। It was really satisfying. It was a test of patience. But at the same time, knowing we are 2-0 up, but again, we can't take anything for granted. Going into the last test, you don't want to leave one test with the opposition still having a chance to level the series. कल इंग्लैंड के बॉलर जेम्स एंडरसन के विराट कोहली पर दिए एक बयान पर विवाद हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एंडरसन ने कहा था कि भारतीय पिच की वजह से कोहली फॉर्म में है। इसी मुद्दे पर आज भी मैदान में तनातनी दिखी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। कुल मिलाकर अगर इंग्लैंड की टीम 400 रन कर सकती थी तो 600 भी कर सकती थी। कहीं ना कहीं हमारे बॉलर्स और बैट्समैन ने ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। इवन विकेट्स हैं। अगर आप देखिए पहला मैच राजकोट में देखें, भारतीय टीम हार के कगार पर खड़ी थी, लेकिन जिस तरह से हमारे खिलाड़ियों ने खेला, मैच को बचाया। इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट जीतकर विराट कोहली ने 29 साल पुराने रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। विराट की कप्तानी में भारतीय टीम पिछले 17 मैचों में एक भी टेस्ट नहीं हारी और अश्विन ने 24 बार 5 विकेट लेकर कपिल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। सीरीज का आखिरी मैच 16 दिसंबर से चेन्नई में खेला जाएगा।